तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 383 में आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड में सिंपली हम लोग देखने वाले कि कैसे मेजर फोर्सेस अपने लूपिंग पे अटैक करने के बारे में सोचते हैं और कैसे एक खतरनाक स्क्वाड अपने पूरे के पूरे लॉर्ड्स पे अटैक करने वाली है और ये मंजर बहुत ही भयंकर होने वाला है। ये एपिसोड थोड़ी सी बोरिंग और साथ में इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कई बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं जो कमज़ोर नहीं थे बल्कि वो पावरफुल थे, अपने लॉर्ड से भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन हाँ उनकी पावर्स एंचेस्टर लेवल्स में हाईएस्ट रैंक पे आती थी। तो इस समय हमें ये बताया जाता है कि नेट हिनवन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के अंदर जो फर्स्ट होली लैंड थी उसे इन्फिनाइट रियलम कहा जाता है, जिसके अंदर इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन रहा करती है। और यहाँ पर इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन में ऐसे 10 मेंबर्स होते हैं जो हिनवन एंचेस्टर लेवल तक पहुंच चुके थे। मतलब इसमें भी 10 ऐसे बंदे थे जो कि अपने लॉर्ड्स के जैसे ही लेवल पे पहुंच चुके थे, सिर्फ अपने सिंगल क्लैंस के अंदर ही। जो सेकंड होली लैंड होता है उसे जायंट गॉड रियलम कहा जाता है और ये भी किसी इन्फिनाइट रियलम के जैसे ही होता है, वो भी उसके जितना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है। और बताया जाता है कि जायंट गॉड रियलम के पास ऐसी पावरफुल चीज़ है कि यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी पावर्स वर्ल्ड लेवल हिनवन लाइफ फॉर्म जितनी होती है। मतलब लॉर्ड्स के पास 264 जितने ही वर्ल्ड लेवल हिनवन लाइफ फॉर्म्स थे, लेकिन यहाँ पर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे उनकी बच्चों की पावर्स ही वर्ल्ड लेवल हिनवन लाइफ फॉर्म जितनी होती थी। समझ रहे हो कितनी बड़ी गैप होती है। अपने लॉर्ड्स को ही देख लो, 8 लॉर्ड्स इमर्ज होके आए हैं। ह्यूमैनिटी को तो यार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब जाके वो वर्ल्ड क्लास लेवल को भी प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन इनके तो बच्चे भी होते हैं तो वो वर्ल्ड लेवल हिनवन लाइफ फॉर्म जितने पावरफुल होते हैं। तो ये कहना गलत नहीं है कि ये सब कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर हो चुके होते हैं। अब इनकी जो फिजिक्स होती है वो इन्फिनाइट हिनवन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के अंदर भी सबसे टॉप टायर पे आती है, क्योंकि इन्हें कहाँ यहाँ सा जाता है जायंट गॉड रियलम। अब ये जायंट गॉड रियलम इन्हें जायंट गॉड क्लैन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन के बाद दूसरी सबसे बड़ी फैक्शन से। और इसके अंदर भी 10 हिनवन एंचेस्टर लेवल एग्जिस्ट किया करते हैं, जिसके साथ हमें वो जिन सी हिनवन एंचेस्टर, निर्वाणा हिनवन एंचेस्टर, यानु हिनवन एंचेस्टर और वो जिन हिनवन एंचेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने क्लोन को जायंट गॉड रियलम के अंदर डिसेंड करवाते हैं, वहां पर भेजते हैं ताकि वो युद्ध के बारे में सबको बता सके और सबको अपने टीम के अंदर शामिल किया जा सके। बताया जाता है ये भी कि जायंट गॉड रियलम वो थाउजेंड्स ऑफ कलचर क्रिएचर्स के द्वारा दिखती है। वहाँ पर जो सबसे छोटे भी होते हैं ना वो अपने ओरिजिन वर्ल्ड के 3% साइज को होल्ड करते हैं, और जो उनमें बड़े होते हैं वो तो यार लॉर्ड वुलन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, उनसे छोटे नहीं थे। मतलब कि लॉर्ड वुलन को हमने जाना कि उनकी डिफेंसिव पावर्स कितनी ज़्यादा है, लेकिन इन सब की पावर्स तो उससे भी ज़्यादा होती हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही होती है, जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वूसी और बाकी के यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। और वहाँ पे जायंट गॉड रियलम आपस में, वहाँ पे ऐसा और बंदे होते हैं जैसे जायंट गॉड वाले ही खुद उसका लीडर वहाँ पे मौजूद था, जहाँ पे एक मैसिव बैंक्स बहुत सारे बैठे होते हैं। उनमें से एक मैसिव बैंक्स अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हुए कहता है कि वूसी और बाकी के बंदे यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने सुना है कि वो प्रैक्टिशनर फैक्शंस के साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन उस फाइट में वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज में थे और अब वो लोग यहाँ पे हारने के बाद हमसे भीख मांगने के लिए आए हुए होंगे। अब वहाँ पे जायंट गॉड क्लैन और इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैंस के बोर्ड्स मेंबर्स मौजूद थे जो कि आपस में बात कर रहे थे इसी कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि उनमें भी थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करती थी, लेकिन वो नॉर्मल सी हुआ करती थी। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई जाती है कि जायंट गॉड क्लैन और इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैंस भले ही नंबर 1-2 पे आती है, लेकिन फिलहाल में जो इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवन एंचेस्टर से वो इसलिए नंबर 1 पे आती है जायंट गॉड क्लैन के इतने पावरफुल होने के बावजूद भी, क्योंकि इन सब के पास इमॉर्टैलिटी थी, इनके पास ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ भी थी, इसी वजह से इनको नंबर 1 पे रखा गया है। जायंट गॉड क्लैन के पास भी 10 हिनवन एंचेस्टर लेवल्स के बंदे मौजूद हैं वहीं पे इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैंस के बाद। लेकिन डिफरेंस क्या है कि अपने इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैंस के पास इमॉर्टैलिटी मौजूद है, उन्हें मारा नहीं जा सकता है। ऑफ कोर्स इमॉर्टैलिटी का कोई ना कोई तोड़ तो जरूर होगा,
आगे चलकर लूफेंग को जब बदला लेना होगा तो लूफेंग क्या करेगा, क्या उसे वो मार डालेगा या फिर वो ट्रैप करके उन्हें तर पाएगा। ये तो देखने वाली बात है कि क्या सच में इमॉर्टल होते हैं क्या। जिसके साथ वहां पर जो 4 क्लोन्स होते हैं वो अपने ब्रदर जायंट के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे ब्रदर जायंट जो कि जायंट गॉड क्लैन का मेन लीडर होता है वो उन सबके सामने खड़ा होता है और उसकी पावर्स कुछ ज़्यादा ही होती है और उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है। उसके पास 2 आर्म्स थे और साथ में उसके पास एक बहुत बड़ी विंग्स भी पोजेस होती है, मतलब पंख भी लगे हुए होते हैं। वो बैठा हुआ था लेकिन फिर भी बैठने के बावजूद वो ओरिजिन वर्ल्ड के पूरे साइज को कवर कर दे रहा था। मतलब उसकी बॉडी ओरिजिन वर्ल्ड से भी 2-3 गुना बड़ी है, मतलब बैठ कर ही वो ओरिजिन वर्ल्ड के साइज को सरपास कर पा रहा होता है। और फिजिक्स की बात करें तो वो अपने इन्फिनाइट हिनवान स्पेस के अंदर टॉप 3 में आता है, जो कि लॉर्ड वुलन से भी कई गुना ज़्यादा पावर्स को वो पोजेस करता है। उसकी फिजिक्स इतनी ज़्यादा पावरफुल है। और ये जायंट गॉड एम्पर ही है। और ये जायंट गॉड एम्पर भी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के 9 सॉवरीज में से एक सॉवरीज में होता है और ये जायंट गॉड क्लैन का तो लीडर होता ही है। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि अभी के फिलहाल में रिसेंट में जितने भी वॉर्स हो रहे होते हैं तो उनमें ये जायंट गॉड एम्पर सबसे पीछे रहा करता था। मतलब इसको वॉर में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी होती ही नहीं है। इसकी फ्रंटल कॉम्बैट पावर्स की बात करें तो ये 9 सॉवरीन्स के अंदर पाइनिकल पे स्टूट करता है, मतलब सबसे नंबर 1 पे कह सकते हो। लेकिन बात करें इसकी सर्वाइबिलिटी की तो इसकी सर्वाइबिलिटी रिलेटिवली बाकी से वीकर है। ये युवान भी इसको थ्रेटन कर सकता है, युवान अपने फॉर्मेशन से भी इसको थ्रेटन करने की पावर सकता है। लेकिन इसकी स्टेटस इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म से वुजेंसिया से बस थोड़ी सी लोअर मानी जाती है। अब यहाँ पे जायंट एम्पर उन सभी को देखते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सब हार चुके हो। तो वहाँ पे वुजियान सी ह्यूमन एंसेस्टर कहती है कि एक नया लॉर्ड इमर्ज हो चुका है और वो सभी 8 लॉर्ड्स मिलकर जब काम करते तो उनसे डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर वो अपनी सारी कहानी बताने लगता है, जिसको सुनकर जायंट एम्पर गॉड हामी भरते हुए कहता है कि अभी के फिलहाल तुम जीत नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम हमारे पास आए हो ना हमसे मदद मांगने के लिए। अब यहाँ पे जायंट गॉड एम्पर के साथ उसके 2 और टेरिफाइंग प्रेजेंस मौजूद होते हैं, जो कि कह सकते हो कि जायंट गॉड एम्पर के साइड ही होते हैं। और तभी एक फ्लाइंग जायंट बर्ड भी आकर बैठ जाता है और वो भी अपने अंदर काउंटलेस कैलेमिटीज को कंडेंस करके रखा होता है। कह सकता हो कि ये सभी बंदे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल होते हैं। कुछ और भी बंदे आते हैं जो कि इसको देखने के लिए आए होते हैं और सभी उन 4 क्लोन्स की तरफ ही देखने लगता है। वो 4 क्लोन्स उनके क्लोन्स थे, इसलिए अपने जो लू फेंग थे और बाकी के लॉर्ड्स तो उसको मार नहीं पाते, क्योंकि वो एक सोच थी, एक थिंकिंग थी जो कि अभी वहाँ पे मौजूद थी। बाकी के क्लोन्स तो उस बड़े से बॉडी के अंदर मौजूद होती है। इसके साथ 4 क्लोन्स वहाँ पे आए हुए 2 एंचेस्टर को ग्रीट करते हुए कहा था कि ब्लैक टाइड हिनवान एंचेस्टर, हिनवान बीस्ट एंचेस्टर। अब ब्लैक टाइड हिनवान एंचेस्टर और हिनवान बीस्ट एंचेस्टर वो भी 9 सॉवरीज में से एक होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात ये है कि उनके पास कोई रेस मौजूद ही नहीं थी, वो एक यूनिक एग्जिस्टेंस थे जो कि अकेले ही जन्म लिए थे और इस लेवल तक वो पहुँच पाए थे। इन्फिनाइट हिनवान स्पेस में उनको इतना यूनिक कहा जाता है क्योंकि वो किसी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म के फैक्शंस के पार्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने इकलौते दम पे वो इस पावर लेवल पे आ पाए थे। अब यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये दोनों तो आ चुके थे, लेकिन ये जायंट एम्पर से अपने बहुत ही नज़दीकी रिश्ते को बनाए रखते थे और वो अपने इसी जायंट एम्पर के कहने पे काम किया करते थे। कह सकते हो कि भाईचारा वाला चीज़ यहाँ पे चल रहा होता है और वो सब बहुत ही मुश्किल से किसी एक्शंस को लिया करते वहाँ पे फाइट से दूर ही रहा करते थे। जिसके साथ इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवान एंचेस्टर थोड़ा सा चिंतित होते हुए कहता है कि तुम समझते हो कि ये ऐसी बैटल है जिसे हम हार नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे हम अपनी पूरी पावर्स को एग्जॉस्ट करने के बावजूद भी उससे जीत नहीं पाए और हम प्रैक्टिशनर फैक्शंस के हाथों हार गए तो हमारी जो पहुँच है, हमारी जो दबदबा है पूरे के पूरे इनेट हिनवान लाइफ फॉर्म फैक्शंस के अंदर, वो घटना शुरू हो जाएगी। इसको सुनकर जायंट एम्पर कहते हैं कि देखो
देखो मुझे वॉर से सख्त नफरत है। अब ये बंदा इन सारे फिनोमिनन्स को ऑब्जर्व करना सीखता था। वो इन्फिनाइट स्पेस में बस बैठे बैठे बाकी सारी चीज़ों को देखा करता था, बाकी के कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ, इन सब को ही देखता था। वो बैटल्स के बीच में नहीं आया करता था। इसको सुनकर इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स उस पर प्रेस करते हुए कहते हैं कि देखो जांट गॉड क्लैन, मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी रिसोर्सेज को लैक करते ही नहीं हो, लेकिन क्या तुमको पता है कि यहाँ पर अभी हमारी सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं, लेकिन तुम अभी भी रिफ्यूज करो पार्टिसिपेट करने की। अगर ऐसा हुआ तो प्रैक्टिशनर फैक्शंस हमें रौंद देंगे, हमें ऊपर से रौंदते हुए चले जाएंगे, हमें हरा डालेंगे। और यहाँ पे निर्वाला ह्यूमन एंसेस्टर, वुजिन ह्यूमन एंसेस्टर, यान हुआ ह्यूमन एंसेस्टर, सभी की निगाहें अपने जायंट गॉड एम्पायर की तरफ ही होती है, क्योंकि कह सकते हो कि जायंट गॉड एम्पायर एक रिप्रेजेंटेटिव है उन सबका लीडर से। अगर वो हामी भर दिया तो बाकी के गॉड एम्प्रेस जो कि बाकी के और ह्यूमन एंसेस्टर लेवल के बंदे हैं वो इसके लिए शामिल हो जाएंगे, वो राजी हो जाएंगे बैटल करने के लिए। इसलिए वो जायंट गॉड एम्पायर को ही मनाने के लिए आए हुए होते हैं और सभी उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी किया करते थे। अब यहाँ पे एक और चीज़ वही मैंने बताया जो कि अभी की यहाँ पे दो फैक्शंस हैं, एक तो अपने टू मेजर फैक्शन, एक इन्फिनाइट सर्वेंट ह्यूमन क्वेश्चन की तरह झुकी हुई थी और दूसरी जायंट गॉड एम्पायर, दोनों नंबर 2 पे नंबर 1 पे आया करते थे। तो दोनों में आपस में फैक्शंस बैठी हुई थी। एक आधी फैक्शन सर्पेंट क्लैन को फॉलो करती थी, वहीं पे आधी जायंट गॉड एम्पायर को फोकस किया करती थी। अब यहाँ पे जायंट एम्पायर ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि मैं समझ गया, ये बैटल ऐसी है जिसे हारा नहीं जा सकता है और इसे जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि हम लोग सिर्फ एक बार ही बैटल में पार्टिसिपेट करेंगे, एक बार कंक्लूड हो गया जो भी निकला उसमें हम वापस से विड्रॉ कर लेंगे। जिसको सुनकर ब्लैक टाइड एंसेस्टर और ह्यूमन बीस्ट एंसेस्टर जो कि पीछे मौजूद थे वो भी हामी भरते हैं। जिसको सुनकर ह्यूमन सर्पेंट एंसेस्टर भी रिप्लाई करते हुए कहता कि बहुत अच्छे, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वो ये कहता है कि देखो प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर एक और नया लॉर्ड आ चुका है जिसकी पावर्स ये है कि वो अपने कंपेनियंस के, अपने साथी के पावर्स को पीक कंडीशंस में रिस्टोर कर सकता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करवा सकता है। लेकिन एक बार हम लोग इस बैटल को जीत जाए तो हम लोग एक चीज़ करेंगे कि इस बैटल को ख़त्म किया जा सके, मतलब हमें इस अपॉर्चुनिटी को सीज करके इस बैटल को ख़त्म करवाना ही होगा। मतलब चाहे वो हारे या फिर जीते, मतलब हार गए तो वो तो शर्मनाक वाली बात हो जाएगी, लेकिन जीत जाएंगे तो कुछ एग्रीमेंट करके कि इतने तुम क्लस्टर रख लो, इतने हम रख लेंगे, तो इसने वो वॉर को एंड करवाने की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि एंडिंग करना वॉर वो भी जीत के उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उनके लिए दबदबा भी था। और यहाँ पे अगर हार जाते तो हार गए, उनकी पावर, उनकी इज्जत, वो सभी धूल में सब चीज़ें तबाह हो जाएंगी। आखिरकार वो कर भी क्या सकते हैं। और यहाँ पर डर किसका था? तो डर था अपने लू फेंग का। लू फेंग की आने की वजह से सबकी फटी पड़ी थी और यहाँ पे और भी फट जाएगी, क्योंकि वो लू फेंग के पास्ट हिस्ट्री के बारे में जानते हैं जो कि अभी उनको पता चलने वाला है। इसके साथ वो सब सोचने लगते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि फिलहाल में अभी के हमें उनसे फाइट करनी होगी। इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स वो अभी इस मोमेंट का यूज़ करके हुए लॉर्ड्स को तबाह करके अपने पावर्स को प्रूव करना चाहते हैं कि देखो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर अपने इसी सारे इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स का दबदबा हमेशा रहेगा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। वो अपने पावर्स को ही दिखाना चाहते थे। फिलहाल में हार चुके हैं तो उनकी सब बदनामी ही कर रहे होते हैं और यहाँ पर ये चल रहा है। इसके साथ ह्यूमन बीस्ट एंसेस्टर अपने इन्फिनाइट सर्पेंट से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हें इस नए लॉर्ड्स के बारे में क्या पता है। अगर हमें वॉर में जानी है तो सबसे पहले हमें एनिमी के बारे में अच्छे से समझनी होगी। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि तभी वहाँ पे एक काउंटलेस क्लॉज वाला बीस्ट स्पेस टाइम को तोड़ते हुए वहाँ पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो फाइनली बैठता है और क्या आता है कि मैंने उस नंबरस पास्ट टाइमलाइन को इन्वेस्टिगेट किया और मुझे नए लॉर्ड के बारे में थोड़ी मोड़ी डिटेल पता चली और इस नए लॉर्ड का नाम है लू फेंग। और वो लू फेंग की कंप्लीट हिस्ट्री बताने लगता है कि लू फेंग वो डार्क होली रियलम के ओरिजिन वर्ल्ड में बिलोंग करता है, मतलब वो ओरिजिन वर्ल्ड के डार्क होली रियलम में जन्मा हुआ है और वो उसी के डार्क कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता है। और उसके पास अभी के फिलहाल हमें ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर लिमिटेड इंटरनल एब्स्ट्रैक्शंस है, जिसकी वजह से हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं जान सकते हैं। लेकिन ये कंफर्म किया गया है कि जो उसकी कल्टीवेशन टाइम है, जो पीरियड है,
वो बहुत छोटी हैं, बहुत बहुत ज़्यादा छोटी हैं, जिसके साथ वो मल्टी क्लॉड बीस्ट कंटिन्यू करते हुए कहता है कि वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस, मतलब जो प्रैक्टिशनर फैक्शंस कहते हैं कि हमारे केज वर्ल्ड की लिमिट होती है, तो वो उस लिमिट पे लेस देन 10,000 ईपोज में ही पहुंच गया था। मतलब वो बंदा अपने ह्यूमन फॉर्म से अपने पीक पे, अपने केज वर्ल्ड के पीक तक 10,000 एपोज में ही पहुंच गया होता है। मतलब कि 10,000 एपोज के अंदर ही उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा बन गई है और बाद में आगे चलकर वो डायरेक्टली केज वर्ल्ड से लॉर्ड में ब्रेक थ्रू किया, जिसको सुनकर वहाँ पे जो 4 क्लोन्स होते हैं, जायंट एम्पर, ब्लैक टाइड एंचेस्टर, ह्यूमन बेस्ड एंचेस्टर्स, जितने भी अदर क्लोन्स, मतलब पूरे के पूरे सभा में जितने भी बंदे होते हैं, वो इस बात से हैरान हो जाते हैं कि लूफेन एक वर्ल्ड क्लास लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म नहीं बना, बल्कि वो केज वर्ल्ड से डायरेक्टली ब्रेक थ्रू करके एक लॉर्ड बन चुका होता है। और ये उनके लिए बहुत ही स्टनिंग वाली बात होती है, क्योंकि ये बहुत ही मेजर गैप होता है जिसको करना इतना भी आसान नहीं होता। जिसके साथ मल्टी क्लॉ बेस्ड और भी बात कहते हुए कहता है कि हाँ ये सही है, और मैंने ये भी फाउंड किया कि उसका वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म बनने का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। इनफैक्ट ये है कि उसने अपने सिर्फ होम ऑरिजिन वर्ल्ड को ही रिफाइन किया है ज्वाइन करने के बाद, मतलब वॉर के ज्वाइन करने के बाद उसने सिर्फ अपने होम ऑरिजिन वर्ल्ड को ही रिफाइन किया है, और रिगार्डलेस उसने वर्ल्ड लेवल लाइफ फॉर्म में ब्रेक थ्रू नहीं किया। लेकिन यहाँ पर उसने अपने आप को सिर्फ 2000 एपोज के अंदर ही केज वर्ल्ड से ब्रेक थ्रू करा के अपने आप को लॉर्ड बना दिया था। मतलब केज वर्ल्ड तक आने में जो 10,000 एपोज लगे थे, लेकिन उसके बाद उसने 2000 एपोज का टाइम लेके ब्रेक थ्रू करवा दिया था। और इस बात से जानकर सब लोग हैरान हो जाते, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है। इतने कम टाइम में इतनी बड़े पावर हाउस लेवल्स को पा पाना ये आसान नहीं होता है। और जायंट एम्पायर भी फिर से पूछते कि क्या ये सच है कि तुमने जो कहा कि वो 2000 एपोज के अंदर ही एक ट्रूली लॉर्ड बन चुका है, ये सच्ची सी बात है? तो यहाँ पर वो जायंट, वो क्लॉ वाला बंदा कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ही सही है। मेरे अंडरस्टैंडिंग जो कि प्रैक्टिशनर सिस्टम को लेकर है, उससे ये पता चला है कि उसकी टैलेंट और उसकी पोटेंशियल बाकी के जितने भी लॉर्ड्स हैं उन सभी को बहुत ज़्यादा ही सरपास कर देती है। अब इस बात को सुनकर तो इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स को यकीन ही नहीं होता, उसके सर में दर्द हो जाता और कहता है कि ये कैसी बकवास है, तुम कैसी नॉनसेंस कर रहे हो। लेकिन इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर वो कहता है कि नहीं ऐसा ही है। इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर वो शुरुआत से ही प्रैक्टिशनर फैक्शंस को अपनी आंखों से देखता आया कि वो कैसे राइज करते रहे हैं। वहाँ पर वो पावरलेस थे कि वो उसको स्टॉप भी कर पाए, वहाँ पर उसे फाइट भी क्या करते थे। लेकिन आगे चलकर इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर्स को ज़्यादा ऑरिजिन वर्ल्ड्स की कोर की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर फिलहाल में देखा जाए तो ऑरिजिन कोर्स की उतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत कह सकते हो। यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया, लिखा गया है कि ज़रूरत नहीं है ऑरिजिन कोर्स को, लेकिन लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो समझ लो ये कि हाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑरिजिन कोर्स को, तभी तो वो एक वर्ल्ड लेवल से एक ह्यूमन एंसेस्टर लेवल लाइफ फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर वो खुद के रेस के लिए पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि उनके रेस में जितने ज़्यादा एंसेस्टर लेवल के बेंग्स होंगे, 10 से 20 होंगे, 20 से 50 होंगे, तो उनकी दबदबा और भी ज़्यादा बढ़ती रहेंगी। जिसके साथ निवारवा ह्यूमन एंसेस्टर कामली कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस स्ट्रॉन्गर नहीं हो रहे हैं। और हम दोनों फैक्शंस के बीच में जो वॉर है, विक्ट्री अभी भी अनसर्टेन है कि आखिरकार आगे चलकर लास्ट में जीतेगा कौन। एक तो ऐसा साइड है जिसके अंदर काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स मौजूद है, मतलब भले ही 3600 क्लस्टर्स मौजूद है, लेकिन उनके अंदर जो काउंटलेस मतलब ऑरिजिन वर्ल्ड्स है वो अनगिनत हैं, काउंटलेस हैं, एक दो नहीं है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही। ऐसे ही थोड़ी ना मिलियंस ऑफ हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स प्रैक्टिशनर फैक्शंस में जन्म ले चुके हैं, जबकि हमने देखा कि एक ऑरिजिन वर्ल्ड के अंदर मुश्किल से एक आध दो ही ले पाते हैं, मतलब 2-3 ले भी गए वो भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो समझ लो कि काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स होती हैं। अब इतने सारे काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स के होने की वजह से वहाँ पे वो नए टैलेंट्स को हमेशा ही कंटिन्यूसली न्यूच्योर करते जाएंगे, जिसकी वजह से एक और हो सकता है कि नए लॉर्ड्स का बर्थ हो जाए। वहीं पे हमारी बाउंडलेस इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के अंदर जो एंसेस्टर लेवल की एग्जिस्टेंस की इमर्जेंस की रेट है वो ऑलरेडी लॉर्ड्स के सरपास कर चुकी है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। अब यहाँ पे वो दोनों
काफ़ी ज़्यादा समझते थे, समझदार भी थे कि लॉर्ड्स और हमारे बीच में कितनी बड़ी राइवलरी चल रही है, हमारे बीच में उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है। एग्जाम्पल के रूप में एक चीज़ बताई जाती है कि जो करेंट फ्रॉस्ट पीक फैक्शंस हैं, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में जाना कि वो बहुत ही पावरफुल फैक्शन है, यहाँ तक कि लॉर्ड भी उनका अच्छा से मतलब बड़ी आसानी से मुकाबला नहीं कर सकते, उनको भी थोड़ी मोड़ी परेशानी हो सकती है। जबकि उसमें सिर्फ 11 नहीं 12 एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस के पावर हाउसेज थे, लेकिन यहाँ 12 इटर्नल एग्जिस्टेंस लेवल के पावर हाउसेज होने के बावजूद उन्होंने जो अलायंस बनाई है वो वीक है, वो यूनाइटेड नहीं रहा करते थे, वो मिलजुल कर काम नहीं किया करते थे। वरना बताओ अगर वो शुरुआत से मिलजुल कर काम करते तो वो शुरुआत से अपने ह्यूमन प्रैक्टिशनर फैक्शंस पर अटैक जरूर करते, उनको लूटने के लिए सभी फैक्शंस मिलकर उसको तबाह करने की जरूर कोशिश करते, वो तो एक साथ मिलकर काम नहीं करते, इसलिए वो इतना सब कुछ नहीं कर पाते। और यहाँ पर जो फैक्शंस के बीच में लड़ाई हो रही है वो प्रैक्टिशनर इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन के बीच में कुछ ज़्यादा हो रही है, ह्यूमन एंसेस्टर्स के बीच में, जिसके साथ जायंट एम्पायर फिर से पूछता सोचते हुए कि ये लॉर्ड लूफेन ये नया नवेला बंदा है और अभी के फिलहाल ये अभी भी इनएक्सपीरियंस है, तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाकर प्रैक्टिशनर फैक्शंस को क्रॉस कर देना चाहिए और इसी अटैक में उसको पीछे कोने में ढकेल देना चाहिए। अगर वो और मैच्योर हो गया, इंतजार किए उसके मैच्योर होने का, और वो और भी स्ट्रॉन्गर बन गया तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें और बढ़ा सकती हैं। तो इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर पूछता कि आखिरकार हम कब मूव ऑन करेंगे, तो जायंट एम्पायर सीधे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी बेटर होगी। अब एक बार ह्यूमन एंसेस्टर लेवल के एग्जिस्टेंस अपने डिसीजन को मेड करते सभी वहाँ से निकल पड़ते हैं। अपने जायंट एम्पायर ह्यूमन बीस एंसेस्टर ब्लैक टाइड ह्यूमन एंसेस्टर वो सभी अपने साथ 20 एंसेस्टर लेवल फॉलोअर्स और साथ में कई और फॉलोअर्स को लेकर चलते हैं और टोटल में 35 ह्यूमन एवल एग्जिस्टेंस और जमा हो जाते हैं, जो कि अभी युद्ध को ऐड करने के लिए जाएंगे। मतलब कि ऑलरेडी वहाँ पे 70 से ज़्यादा मौजूद थे और अभी 35 जा रहे, तो मतलब 100 प्लस तो ऑलरेडी हो चुके हैं। ये नहीं पता कि लूफिंग वहाँ पे कितनों को मारेगा, जिसके साथ जो मल्टी क्लॉ बंदा होता है कि चलो मैं तुम सबको ट्रांसपोर्ट करता हूँ। अब ये मल्टी क्लॉड भी अपने जिंग मैन की तरह स्पेस टाइम मास्टरी में हासिल कर चुका होता है, जिसकी वजह से यही उन सबको लेकर आगे बढ़ रहा होता है और ये स्पेस टाइम के रूल को यूज़ करके प्रैक्टिशनर फैक्शंस की तरफ आगे जाने लगता है, जिसके साथ वहाँ पे जायंट एम्पायर सबसे कहता है कि देखो मैंने सबसे कहा है कि यहाँ पे पहले ही सब लोग सुन लो कि अभी के फिलहाल में हमें प्रैक्टिशनर फैक्शंस को ज़्यादा कोने में नहीं ढकेलना है। यहाँ पे गौर से सुनना क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं राइटर। यहाँ पे कहने का साफ मतलब है कि वो लोग प्रैक्टिशनर फैक्शन से फाइट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो ये फैसला करते कि वो प्रैक्टिशनर फैक्शंस को एकदम से कोने में ढकेलेंगे नहीं, मतलब पूरी तरह से उनकी पूरी हालत नहीं की जाएंगी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो यहाँ पे उनके लिए ही खतरनाक साबित हो जाएगा। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो उनके लिए वो खतरा तो है, लेकिन अगर इस खतरे का वो यूज़ करेंगे तो वो हो सकता है कि प्रेशर में आकर एक और नए पावर हाउसेस को जन्म दे देंगे, जिसकी वजह से अगर 8 से 9 लॉर्ड्स हो गए तो ये हमारे लिए ही खतरनाक हो जाएगा। इसको सुनकर यहाँ पर वो आगे कहता है कि देखो एग्जैक्टली यही वाली बात है, अगर यहाँ पे हमने उनके पूरे के पूरे टेरिटरी को तबाह कर दिया तो ये बहुत ही बुरा होगा। वहाँ पर जो 7 लॉर्ड्स से जो 8 लॉर्ड्स हैं उनके ऊपर से बोझ हट जाएगी कि उन्हें किसी चीज़ को प्रोटेक्ट भी करना है, और यही उनके लिए एक मेन पॉइंट होगा कि वो बरसक में चले जाएंगे। मतलब कि जब उनके पास कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बचेगा तो वो तबाही करना शुरू कर देंगे। और लॉर्ड्स पाइनिकल लेवल पे आते हैं, वो इन सभी बंदों से परे हैं, उनकी सिंगल इंडिविजुअल पावर से बहुत ज़्यादा थी, और एक बार वो बरसक पे चले गए तो आखिरकार उनकी पावर्स को, उनकी नफरत को कौन ही बर्दाश्त कर पाएगा। ये इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, इसलिए हमें उतना सब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे ये सब चीज़ देखकर वो कहता है दूसरा बंदा कि हाँ मैं जानता हूँ वो इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन वो अपने मतलब के लिए कर रहा है, क्योंकि उसके लिए सबसे फास्टेस्ट तरीका ऑरिजिन वर्ल्ड्स के कोर एसेंस को डिवोवर करके पावरफुल बनने का ही है। वो जितने ज़्यादा ऑरिजिन कोर्स को डिवोवर करेगा उतने ज़्यादा वो ह्यूमन एंसेस्टर्स को प्रोड्यूस कर पाएगा। तो यहाँ पे जायंट क्लैन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हमारे जायंट गॉड क्लैन को तो इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें बस ह्यूमन लेवल पावर्स को एब्जॉर्ब करना है जो कि हवा में उड़ती रहती है, हमें तो बस
आराम से बैटल कल्टीवेट करना है। हमें तो ओरिजिन वर्ल्ड्स के एसेंस को तो ज़रूरत भी नहीं है कि हमें उसकी ज़रूरत हो। अब यहाँ पे सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और जायंट एम्पायर उनके 2 कंपेनियंस अभी कंपोज में होते हैं। क्या हो सकता है कि वो फाइट करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं फाइट करें कि वो अपने ऑल आउट बैटल में चले जाएं। वो हो सकता है कि जब लू फेंग अपने फुल पावर्स को वहाँ पे दिखाएगा तो वो सब रिट्रीट करने को भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हिनवन एंचेस्टर्स लेवल में सर्पलेन क्लैन वाले इमॉर्टल हैं, लेकिन अपने जायंट क्लैन वाले इमॉर्टल नहीं हैं। तो उनको अपने लोग प्यारे तो होंगे ही, जिसके साथ वहाँ पे वो जाने लगते हैं और उनमें कई सारी बातें होने लगती हैं। यहाँ पर 9 लेवल 9 सॉवरीज में से भी पावरफुल लोग आए हुए थे और वो सभी मंजर को बदल देंगे। और अभी के फिलहाल वो सभी पावर्स को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि वो पूरे स्पेस टाइम को क्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। 35 एंचेस्टर लेवल एग्जिस्टेंस जिसे कि जायंट एम्पायर लेड करके आगे बढ़ रहा था। यह इन्फिनाइट हिनवन स्पेस लाइफ फॉर्म फैक्शंस के अंदर एक टेरिफाइंग फोर्स की तरह देखी जाती हैं। आखिरकार कौन ही इसका सामना कर सकता है। और यहाँ पे फिलहाल में लू फेंग को छोड़कर कोई और ऐसा बंदा नहीं है जो कि अपने लाइफ फॉर्म को, अपने पावर्स को सप्रेस करके दूसरों से छिपा सके। मतलब लू फेंग की पावर एक असैसिन टाइप हो चुकी है। वो अपनी ऑरा को कंसील कर सकता है लेकिन बाकी की कंसील नहीं कर सकते। और एक साथ इतने लेवल के पावर हाउसेस आगे बढ़ रहे थे तो पूरे इन्फिनाइट हिनवन क्लैन के अंदर जो एरिया है वर्ल्ड के अंदर सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि उनकी कलेक्टिव प्रेजेंस ही पूरे इन्फिनाइट हिनवन स्पेस में शॉक वेव्स प्रोड्यूस कर रही थी। और इतने बड़े ग्रुप्स को सिर्फ प्रैक्टिशनर फैक्शंस और फ्रॉस्ट पीक फैक्शंस ही विद स्टैंड कर सकते हैं। और बाकी के जितने भी वेरियस पावर फैक्शंस थे वो इस नज़ारे को दूर से देख रहे होते हैं। अल्दो इन्फिनाइट हिनवन स्पेस के अंदर कई सारे फैक्शंस थे, लेकिन किन्हीं के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये खड़े क्या सके कि वो एक साथ 35 हिनवन एंचेस्टर लेवल बेंग्स के कंबाइंड पावर्स को सह सकते हैं। जिसके साथ यहाँ पे वो लोग और भी बातें करने लगते हैं जो कि अपने लू फेंग के बारे में होती हैं। और वहाँ पे वो कहते हैं कि जो 8 लॉर्ड है इस प्रैक्टिशनर फैक्शंस में वो सच में फियरसम है। और अभी के फिलहाल 8 लॉर्ड्स मिलके हमारे 73 हिनवन एंचेस्टर्स को सप्रेस कर रहे हैं। तो अभी के फिलहाल हमें 40 पावर्स को पोजेस करना है और अभी हमारे पास टोटल में 100 हिनवन एंचेस्टर लेवल एग्जिस्टेंस आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अभी के 8 लॉर्ड्स फॉर्मिडेबल होने के बावजूद हमें होल्ड आउट नहीं कर सकते। बाकी के सारे फैक्शंस उस मैसल कॉलोसल बॉडीज को देखने लगते हैं और वहीं पे हमें सीन चेंज कर फाइनली प्रैक्टिशनर टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मैसिव स्फेरिकल फॉर्म के अंदर चूसी हिनवन एंचेस्टर स्पेस में फ्लोट कर रहा था। वहाँ पे सारे हिनवन एंचेस्टर्स के बॉडी में ही छिपकर अपने स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहे थे और अपने रीइंफोर्समेंट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं पे 8 लॉर्ड्स की बात करें तो वो बैटल फॉर्मेशंस में थे और पूरे के पूरे रीजन्स को इनगल्फ किए होते हैं। लेकिन तभी युवान दूर से देखते हुए कहता है कि अभी के फिलहाल 35 हिनवन एंचेस्टर लेवल एग्जिस्टेंस हमारे तरफ ही बढ़ रहे हैं, जिसको सुनकर लू फेंग और बाकी के जितने भी लॉर्ड्स थे वो उन्हीं सब तरफ देखने लगते हैं। और युवान के एक्सप्रेशन बहुत ही बकवास, मतलब बहुत ही ग्रेफ टाइप के हो जाते हैं जब वो देखता कि कैसे जायंट एम्पायर और बाकी के 2 एम्पायर्स वो बैटल को भी ज्वाइन कर रहे हैं। और इस चीज़ को देखकर लॉर्ड जिंगमिंग कहता है कि वो तीनों मिलकर इटर्नल लेवल एग्जिस्टेंस के 3 इटर्नल लेवल पावर हाउसेस के जितने पावर को पोजेस करते हैं। और वहाँ पर वो अभी लगभग 100 हिनवन एंचेस्टर की संख्या में हो चुके हैं। स्पेशली 9 सॉवरीन उनके कोर बन के आ रहे तो उनकी कलेक्टिव स्ट्रेंथ हमसे ज़्यादा हो चुकी है अभी के फिलहाल में। और लॉर्ड जिंगमिंग कहता है कि मैं फ्यूचर के पॉसिबिलिटीज़ को देखने वाला हूं ताकि मैं बैटल सिनेरियोज को अच्छे से स्कैन करके इन सब में यूज़ कर सकूं। और अभी के फिलहाल लू फेंग, वुलैन, जिन, मोमेन, नाइगू, मिंग हुआंग उस सभी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने लगता है, क्योंकि सामने से बहुत ही टेरिफाइंग फोर्स आ रही है। 70 को तो संभाल लिया, लेकिन एकदम से 100 को संभालना ये उनके लिए भी फोर्सफुल हो जाती है, वो उनके लिए माथे का दर्द हो जाता है। प्रैक्टिशनर फैक्शंस अभी तक अपनी कोऑर्डिनेशंस में होती हैं। लॉर्ड जिंगमिंग अपने काउंटलेस फ्यूचर टाइमलाइंस को देखते हैं और वहाँ पर उसी की तरह से बैटल फॉर्मेशंस को बिछा देते हैं। वहीं पे युवान भी अपने बैटल फॉर्मेशन से हर एक लॉर्ड्स की पावर्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देता है। और अभी कॉन्ट्रास्ट में हिनवन एंचेस्टर अपने कोऑर्डिनेशंस में बेस्ट कर रहे होते हैं और अभी सभी चीज़ें चल रही होती हैं, मतलब तबाही का मंजर शुरू होने वाला है। लॉर्ड जिंगमिंग उन सबसे क्या था कि अगर हमें इस
बैटल को जीतना है, मतलब अगर हम इस बैटल को जीत जाएंगे तो हमारे आने वाले जो रास्ते वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। तो लॉर्ड जिन भी वहाँ पे डिक्लेयर करते हुए कहता है कि हमें जीतना ही होगा। लू फेंग एक चीज़ अच्छे से समझ जाता है कि लॉर्ड्स के काउंटलेस स्ट्रैटेजीज के स्टिमुलेशन से उसे पता चला है कि जो लू फेंग है वो उनका मेन कड़ी होने वाला है। अगर यहाँ पे उसे जीतना है तो लू फेंग को अपनी पावर्स को शोकेस करना होगा। एक नए असेंडेंट लॉर्ड्स की वजह से यहाँ पे बाकी और जितने हिनवान एंसेस्टर्स थे लू फेंग के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे और यही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये एपिसोड यहीं पे तो ख़त्म होती है, लेकिन जो नेक्स्ट एपिसोड कल की आने वाली है वो बहुत ही टेरिफाइंग होने वाली है। पिछले हमने एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने पावर्स को शोकेस नहीं कर पाता, सिर्फ डिफेंसिव में रहा था, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होगी। नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली लू फेंग अपने आप को इतना बर्सक मोड में डालेगा कि वो हिनवान एंसेस्टर की नानी याद दिला देगा। वो ऐसे ऐसे मारना, ऐसे ऐसे कांड करना शुरू करेगा कि उन सबको भागना ही पड़ेगा। और मुझे ये देखने में शक नहीं, मतलब इतना ज़्यादा अचंभव नहीं हुआ कि लू फेंग एक एक किल में, एक एक हिट में सबकी बोलती बंद कर देगा। लू फेंग कल हो सकता है कि कुछ को तो 5-10 को तो मार के ही दम लेगा और वहाँ पर लू फेंग उन सबको धमकी भी देगा कि शायद ऐसा हो सकता है। बस मैं कह रहा हूँ कि वो वहाँ पर उन सबको धमकी देते हुए कहा कि भाग जा, यहाँ पे मैं तो सबको दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। अब यहाँ पे लू फेंग जो पावर दिखाएगा उसकी वजह से तो 35 लॉर्ड्स आ रहे हैं, मतलब एंसेस्टर लेवल पावर्स हाउस आ रहे हैं, उनको पीछे हटना पड़ेगा। और एक बार जब वो पीछे हट गए तो उन 70 की क्या हाल करेगा। 70 से 35 करने में लू फेंग देर नहीं लगाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।